In this video, we are looking at PGH Patil versus KGS Patil and others case 1957. ये केस रिलेटेड है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स से। ऑर्डर 21 के अंदर रूल नंबर 97, 99 एंड 103 इस केस से रिलेटेड है। रूल नंबर 97 मेक्स प्रोविजंस फॉर रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्थिर संपत्ति पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करने से। वेयर द होल्डर ऑफ द डिक्री for the possession of immovable property or the purchaser of any such property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by any person obtaining possession of the property, he may make an application to the court complaining of such resistance or obstruction. किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए जहाँ पर डिक्री होल्डर को या परचेसर को जिसने ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदा है जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के रिलेशन में सोल्ड आउट हुई है, अगर ऐसे पर्सन को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन लेने से रोका जाता है या उस पर बाधा डाली जाती है किसी पर्सन के द्वारा, तो डिक्री होल्डर या उस परचेसर के पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऐसे रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत करने के लिए। तो रूल नंबर 97 ये कहता है कि जब भी कोई डिक्री होल्डर या परचेसर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन लेने जाता है और वहाँ पर किसी भी पर्सन द्वारा उसे रोका जाता है या बाधित किया जाता है, तो उस पर्सन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सके उस रेजिस्टेंस के खिलाफ। रूल 99 डिस्पोजेशन बाय डिक्री होल्डर और परचेसर। Where any person other than the judgment debtor is disposed of immovable property by the holder of a decree for the possession of such property, or where such property has been sold in execution of a decree by the purchaser thereof, he may make an application to the court complaining of such dispossession. जजमेंट डेटर के अलावा यदि किसी और पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोज ऑफ किया जाता है डिक्री होल्डर के द्वारा या फिर ऐसे पर्सन के द्वारा जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, तो ऐसा पर्सन जिसे अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है वो कोर्ट में इस डिस्पोजिशन के खिलाफ कंप्लेन करते हुए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो रूल नंबर 97 में डिक्री होल्डर और परचेसर को रेजिस्ट किया जा रहा था। अब रूल नंबर 99 में जजमेंट डेटर को तो छोड़कर बाकी कोई पर्सन अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में रह रहा है और उसको डिक्री होल्डर या पर्सन अपनी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को पाने के लिए उस पर्सन को वहाँ से डिस्पोज ऑफ करता है, वहाँ से हटाता है, तो ऐसे पर्सन के पास भी ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट के पास जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कंप्लेन करते हुए कि उसे अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। रूल 103 ऑर्डर्स टू बी ट्रीटेड एज डिक्रीज। Where the application has been adjudicated upon under Rule 98 or Rule 100, the order made thereon shall have the same force and be subject to the same conditions as to an appeal or otherwise as if it were a decree. तो इससे पहले पढ़े हुए रूल नंबर 97 और 99 के अंदर कोई पर्सन अगर कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फाइल करता है और उस एप्लीकेशन पर कोर्ट अपना डिसीजन भी दे देती है, उसे एडजुडिकेट भी कर देती है रूल नंबर 98 और 100 के अंदर, और कोई ऑर्डर उससे रिलेटेड निकालती है, तो ऐसे ऑर्डर को भी हम डिक्री की तरह ही ट्रीट करेंगे। यदि इस रूल 21 के ऑर्डर 103 के अंदर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 साल का है, और ये 1 ईयर पीरियड उस डेट से जिस डेट पर ये एडवर्स ऑर्डर आया है रूल नंबर 99 से उस दिन से काउंट किया जाएगा। फैक्ट्स ऑफ द केसेस आर 1942 में जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है KGS पाटिल, वो एक सूट फाइल करते हैं डिफेंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट अपनी सूट प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए। 1944 में ओरिजिनल प्लेंटिफ इस केस को जीत जाते हैं और डिफेंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट एक डिक्री ऑफ इजेक्टमेंट पास होती है उन्हें उस ज़मीन से हटाने के लिए। और जब ओरिजिनल प्लेंटिफ अपनी इस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने जाता है और डिक्री को एग्जीक्यूट करवाता है, तब डिफेंडेंट नंबर 1 नॉट 2 डिफेंडेंट नंबर 1 के द्वारा उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है।
फिर इस ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट प्लेंटिफ ऑर्डर नंबर 21 रूल 97 के अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है इस रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन करते हुए, लेकिन कोर्ट इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं ऑर्डर नंबर 21 के रूल 99 के अंदर। इसके बाद प्लेंटिफ 12 मार्च 1948 मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद ऑर्डर 21 रूल 103 सीपीसी के अंदर ये जो प्रेजेंट सूट है इसे फाइल करता है डिक्लेरेशन के लिए कि डिफेंडेंट नंबर 1 से वो उस सूट प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड है। जो ओरिजिनल सूट था उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट नंबर 2 इन्वॉल्व था, लेकिन जब ओरिजिनल प्लेंटिफ अपनी उस सूट प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रहा होता है तब डिफेंडेंट नंबर 1 के द्वारा उसे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो अब जो उसने 1948 में प्रेजेंट सूट फाइल किया है वहाँ पर वो डिफेंडेंट नंबर 1 को भी पार्टी बनाता है, तो यहाँ पर डिफेंडेंट नंबर 1 भी इस प्रेजेंट सूट में इन्वॉल्व हो गया है। तो डिफेंडेंट नंबर 1 अपने रिटन स्टेटमेंट में और एक एप्लीकेशन जो वो 20 नवंबर 1948 को देता है, उन दोनों में ही इस सूट के मेंटेनेबिलिटी पर ऑब्जेक्शंस उठाता है इस ग्राउंड पर कि प्रीवियस सूट में जो ओरिजिनल सूट था उसमें उसे पार्टी नहीं बनाया गया था और जो अभी प्रेजेंट सूट की प्लेंट है उसमें भी उसके खिलाफ कोई भी कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो इस बेसिस पर वो ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये सूट मेंटेनेबल है ही नहीं। अब 20 मार्च 1915 में फाइनली जब सूट में प्रिलिमिनरी इश्यूज को फ्रेम करने के लिए ट्रायल किया जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या ये सूट जो फ्रेम किया गया है वो मेंटेनेबल है भी या नहीं, तो प्लेंटिफ उस टाइम पर एक एप्लीकेशन सबमिट करता है जो कि रिलेटेड होती है उसके प्लेंट के अमेंडमेंट से। प्रेजेंट सूट में प्लेंटिफ से गलती क्या हो जाती है कि जो वो ओरिजिनल सूट में प्लेंट बनाता है उसी प्लेंट को एज इट इज ये प्रेजेंट सूट के प्लेंट में भी कॉपी कर देता है, उसमें कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं करता, कॉज ऑफ एक्शन भी बिल्कुल सेम रखता है, रिलीफ भी बिल्कुल सेम रखता है। डिफेंडेंट नंबर 1 को वो पार्टी तो बना देता है पर अपनी प्लेंट में उसके अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन शो नहीं करता, मतलब प्लेंट को एज इट इज वो कॉपी कर देता है, ज़्यादा उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करता। लेकिन जब कोर्ट ट्रायल करते हुए ये क्वेश्चन डिसाइड कर रही होती है कि क्या ये सूट मेंटेनेबल है भी या नहीं, जैसा कि डिफेंडेंट नंबर 1 ने आर्ग्यू किया था, तब उस समय पर जो प्लेंटिफ होता है वो एक एप्लीकेशन मूव करता है कोर्ट में अपनी प्लेंट को अमेंड करने के लिए, जहां पर वो बेहतर पर्टिकुलर्स को ऐड करना चाहता है अपने क्लेम को स्टैब्लिश करने के लिए। डिफेंडेंट नंबर 1 के अगेंस्ट वो कॉज ऑफ एक्शन शो करना चाहता है और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी उसको लगती है वो ऐड करवाना चाहता है। लेकिन प्लेंट में भी अमेंड करने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड डिसाइडेड है। प्लेंटिफ उस लिमिटेशन पीरियड के बाद ये एप्लीकेशन को मूव करता है, तो ट्रायल कोर्ट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और पूरे के पूरे सूट को भी डिसमिस्ड कर देते हैं। इसके अगेंस्ट प्लेंटिफ हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं, तो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में अपील पर इस अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो सिविल जज ने डिक्री पास की होती है उनके सूट को जो डिसमिस कर दिया होता है उसे भी सेट असाइड कर दिया जाता है। तो फाइनली एपिलेट स्टेज पर भी प्लेंट में अमेंडमेंट करने के लिए प्लेंटिफ को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट इस पर कुछ सर्टेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस लगाते हैं और ये कंडीशंस रिलेटेड होती है कॉस्ट से कि को इतना पैसा डिफेंडेंट को पे करना पड़ेगा जो उसका नुकसान हो रहा है उसके लिए। अब डिफेंडेंट नंबर 1 इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट स्पेशल लीव लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट नंबर 1 है ये एपिलेंट है। डिफेंडेंट नंबर 1 अपील फाइल करते हुए ये कंटेंड करते हैं कि प्लेंट में ये अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और इसके पीछे ये 2 मेन रीज़न देते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये देते हैं कि ऑर्डर 21 रूल 103 के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है ऐसी एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। और सेकेंड रीज़न एपिलेंट ये देता है कि प्लेंटिफ का जो ध्यान है वो इस ओरिजिनल प्लेंट के डिफेक्ट पर ऑलरेडी केंद्रित किया जा चुका था 20 नवंबर 1948 में, जब वो अपने रिटन स्टेटमेंट और एप्लीकेशन जो उन्होंने 1948 में दी थी वहाँ पर वो ऑलरेडी इसी बात पर क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन तो इन्होंने शो नहीं किया है। तो उनका ध्यान इस बात पर पहले ही वो 1948 में ही केंद्रित कर चुके थे कि प्लेंट में कोई गड़बड़ है। तो भी प्लेंटिफ के द्वारा मार्च 21 1950 मतलब 2 साल के अंदर अंदर कोई भी अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन मूव नहीं कराई गई। जजमेंट ऑफ द केस। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखने से पहले हम हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के जजमेंट को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या रीजंस देकर प्लेंटिफ की जो अमेंडमेंट अपील थी उसे अलाउ किया। तो अमेंडमेंट को अलाउ करते हुए हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के लर्न्ड जजेस ये ऑब्जर्व करते हैं कि
कि हमें ये रियलाइजेशन है कि इस एपीलेट स्टेज पर भी हम प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट में अमेंडमेंट करने दे रहे हैं, इसके कारण हम फर्स्ट डिफेंडेंट को उसके बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल राइट से डिप्राइव कर रहे हैं। और ये राइट है क्या कि अमेंडेंट प्लेंट के अगेंस्ट बार ऑफ लिमिटेशन को प्लीड करना। तो हाई कोर्ट ये कहते हैं कि हम ये रियलाइज करते हैं, हम जो ये एपीलेट स्टेज पर भी प्लेंट में अमेंडमेंट स्वीकार कर रहे हैं, इसके कारण जो हमारे फर्स्ट डिफेंडेंट है इसके बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल राइट से हम इसे डिप्राइव कर रहे हैं। पर ये जो प्रेजेंट मैटर है यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम फर्स्ट डिफेंडेंट को सफिशिएंट कंपनसेशन देते हैं उसके लॉस के लिए प्लेंटिफ के अगेंस्ट एक ड्रास्टिक ऑर्डर ऑफ कॉस्ट को इशू करके, तो हमें नहीं लगता कि हम फर्स्ट डिफेंडेंट के साथ कोई भी इनजस्टिस कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये क्वेश्चन रिलेटेड है एक प्रॉपर्टी के टाइटल से। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये नोट डाउन करते हैं कि इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि एज अ रूल कोर्ट को ऐसी कोई भी अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करना चाहिए तब जब ऐसी एप्लीकेशन लिमिटेशन एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित या बार्ड की जाती है। पर ये सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, एक पक्ष है जो कोर्ट को अकाउंट्स में लेना होता है, जिसके ऊपर कोर्ट को ध्यान देना होता है जब वो अपनी इस डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि क्या किसी प्लेंट में अमेंडमेंट के लिए ऑर्डर होना चाहिए या नहीं, और ऐसा कोई भी लिमिटेशन एक्ट का बार कोर्ट की इस ऑर्डर देने की डिस्क्रिशनरी पावर को अफेक्ट नहीं करता अगर ऐसा ऑर्डर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा रिक्वायर्ड है। ये जो प्लेंट में अमेंडमेंट करने को स्वीकार करना या मना करना एक कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, तो कोर्ट चाहे तो प्लेंट में अमेंडमेंट को अलाउ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ दी केसेस। अगर वहां पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात आ जाती है तो भले ही लिमिटेशन पीरियड खत्म क्यों ना हो गया हो, लेकिन कोर्ट अगर ये सेटिस्फाइड है कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज को देखकर और इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी जस्टिस हमें इस प्लेंट में अमेंडमेंट को स्वीकार कर देना चाहिए, तो कोई भी ऐसा लिमिटेशन पीरियड का कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देने से रोक नहीं सकता। जैसा कि चरणदास केस में बताया गया था कि ये जो अफोरसेड पावर है इसे एक्सरसाइज करना अनडाउटेडली जजेस की डिस्क्रिशन के अंदर है, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पर अपील कर सकते हैं कि जो ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की गई है कोर्ट के द्वारा ये किसी रॉन्ग प्रिंसिपल पर की गई है। तो आप उनके ऑर्डर को झुटला नहीं सकते, पर आप ये अर्ज कर सकते हैं कि जो उन्होंने ये डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज की है और इनको अमेंडमेंट करने के लिए स्वीकृति दी है, ये किसी रॉन्ग प्रिंसिपल के बेसिस पर इन्होंने दी है। मतलब कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो लिमिटेशन पीरियड के बाद भी प्लेंट में अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ऑर्डर किसी रॉन्ग प्रिंसिपल के बेसिस पर दिया जाता है तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रेजेंट केस में हमें नहीं लगता कि ऐसे किसी भी रॉन्ग प्रिंसिपल पर इस पावर को एक्सरसाइज किया गया है। प्रेजेंट केस में सिंपली क्या हुआ है कि प्लेंट में एक डिफेक्ट था जो कि प्लेंटिफ को एक प्रॉपर रिलीफ मांगने में बाधा बन रहा था, और ऐसा डिफेक्ट प्लेंटिफ अमेंडमेंट करके हटाना चाहता था, लेकिन ऐसे अमेंडमेंट की वजह से उस रिलीफ की ना तो क्वांटिटी में और ना ही क्वालिटी में कोई परिवर्तन आया है, बस वो एक बेहतर पर्टिकुलर ऑफ क्लेम प्रेजेंट करना चाह रहा है। ऐसे केसेस में अमेंडमेंट सिर्फ तभी रिफ्यूज़ किया जा सकता है जहां पर जो दूसरी पार्टी है जो इस अमेंडमेंट की वजह से सफ़र हो रही है, मींस जो हमारे डिफेंडेंट है, उन्हें इस अमेंडमेंट के बाद उसी सेम पोजीशन पर लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता, और ऐसे अमेंडमेंट की वजह से दूसरी पार्टी को कोई ऐसी इंजरी होती है जिसे हम कॉस्ट में कंपनसेट नहीं कर सकते, जिन्हें हम पैसों से कंपनसेट नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में ही अमेंडमेंट को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो दो कंडीशंस है, अगर अमेंडमेंट अलाउ कर दी जाती है और जो दूसरी पार्टी है वो ऐसी पोजीशन पर आकर खड़ी हो जाती है जहां पर अमेंडमेंट के बाद और अमेंडमेंट के पहले उनकी पोजीशन सेम नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में और अगर उनको इस अमेंडमेंट की वजह से कोई ऐसी इंजरी होती है जिसे पैसों में या कॉस्ट में कंपनसेट नहीं कर सकती, ऐसे केसेस में प्लेंट के अमेंडमेंट को रिफ्यूज़ करना चाहिए।
लेकिन प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट को ऐसी कोई भी इंजरी नहीं हुई है जिसे हम कॉस्ट के रिलेशन में कंपनसेट नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये हेल्ड करते हैं कि जो हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा अमेंडमेंट किसी भी नए केस को इंट्रोड्यूस नहीं करता, ना ही रिलीफ के नेचर में किसी प्रकार का बदलाव करता है। एपिलेट है, इसको किसी भी प्रकार का नया केस नहीं लड़ना पड़ रहा है, ना ही आउट ऑफ ब्लू कहीं से आया है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर शॉक्ड या सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था कि प्लेंट में ऐसे ऐसे डिफेक्ट्स है जिससे वो ऑलरेडी वाकिफ था, और ना ही उसे किसी नए क्लेम के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के एक्सपायर होने के बाद। तो ना कोई नया केस यहाँ पर बन रहा है, ना ही वो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आउट ऑफ ब्लू सडनली उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ना यहाँ पर कोई नया क्लेम उसके अगेंस्ट आया गया है, बस एक पर्टिकुलर में चेंज किया है। तो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस अपील में कोई भी मेरिट नहीं दिखती और वो अकॉर्डिंगली इस अपील को कॉस्ट के साथ डिसमिस कर देते हैं। Principles laid down in this case are as follows. तो लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी किसी अमेंडमेंट को अलाउ करना है या नहीं, ऑर्डर 21 के रूल 103 सीपीसी के अंदर ये कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो ये जो पावर है ये अनडाउटेडली लर्न जजेस की डिस्क्रिशन के अंदर आती है, और यदि कोर्ट इस डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर कोई ऑर्डर देती है और कोई पर्सन इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करता है, तो वो सिर्फ इस ग्राउंड पर अपील कर सकता है कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज की गई है ये किसी रॉन्ग प्रिंसिपल पर एक्सरसाइज की गई है। Third, it is not feasible nor advisable to encase a discretionary power within the straitjacket of a inflexible formula. तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल, बिल्कुल भी फीजेबल नहीं है कि इस डिस्क्रिशनरी पावर को आप एक बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल से फॉर्मूले में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ एंड लास्ट, अमेंडमेंट्स तब रिफ्यूज़ किए जाने चाहिए जब जो दूसरी पार्टी है जो इस अमेंडमेंट की वजह से सफ़र करने वाली है उसे हम अमेंडमेंट के बाद और अमेंडमेंट से पहले सेम पोजीशन पर लाकर खड़ा नहीं कर सकते, और उस पार्टी को इस अमेंडमेंट की वजह से कोई ऐसी इंजरी होती है जिसे कॉस्ट में कंपनसेट नहीं किया जा सकता।